हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट फंडा। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर आजू कुशवा और आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस। बेसिकली ये डी फार्मा और बी फार्मा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो उनके भी सेमेस्टर्स आने वाले हैं, तो उसके लिए ओके। तो हम स्टार्ट करें यहाँ से जनरल एनेस्थीसिया से स्टार्ट करेंगे इसमें सबसे पहले, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं, ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया ओके। अगर ऐसा है कि किसी को राइटिंग समझ नहीं आ रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे आप हमारी आवाज़ सुनेंगे, ठीक है, दो बाकी समझ ही आ जाएगा, ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया लिखा है, मतलब जनरल एनेस्थेटिक्स क्या क्या है इसमें, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो एनेस्थीसिया का मेन ही क्या होता है। एनेस्थीसिया आपने सुना होगा कि हॉस्पिटल्स में जब सर्जरी होती है तो एनेस्थीसिया का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो डॉक्टर्स होती हैं जो कि इंजेक्ट करते हैं एनेस्थीसिया, ठीक है, मतलब कि इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, लिक्विड के थ्रू देते हैं, जैसे भी देते हैं, तो उनको भी हम क्या बोलते हैं, एनेस्थीसिया ही बोलते हैं उनको, ठीक है। बेसिकली एनेस्थीसिया का मतलब होता है बेहोशी, ठीक है, बेहोश कर देना किसी भी चीज़ को। तो इसमें अब कैसे हो सकते हैं, या तो हम किसी पार्ट को बेहोश कर रहे हैं, ठीक है, बेहोश कर देना नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनेस्थीसिया, मतलब उसको हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं। तो कुछ पार्ट्स को हो सकते हैं, या फिर तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी, जैसे कि पूरी बॉडी हम कब हम एनेस्थीसिया देते हैं, जबकि कोई सर्जरी हो रही हो, ठीक है। सर्जरी के टाइम पे देखा है कि एनेस्थीसिया को बुलाया जाता है। और नॉर्मली अगर कुछ भी जैसे चोट लग गई है, कोई भी घाव है, ठीक है, या किसी का फ्रैक्चर वगैरह हो गया है, तो उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर स्टिचेस लगाने हैं, ठीक है, उसमें नॉर्मली, और हमको पेशेंट को थोड़ा होश में रखना है, तो हम क्या करेंगे, हम ना उस पार्ट को दे देते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली हम किसी पार्ट को लगा रहे हैं वो चीज़, ठीक है, तो वो अलग एनेस्थीसिया होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है। हम वो भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि एनेस्थीसिया में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। अब इसमें ना हम 3 कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हो जाएगा एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक से सिंपली मीन समझ लो, एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन, आपको दर्द से आराम पहुंचाए, ठीक है, पेन रिलीफ। ओके, पेन रिलीफ, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, आई हटा दो, ठीक है, पेन रिलीफ ओके, समझ में आ गया। दूसरा आ जाता है हमारा एमनीशिया। एमनीशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। देखो पहले तो हमारा, अब हम एनेस्थीसिया में ही क्यों पढ़ रहे हैं, हमने नॉर्मल थोड़ा कम क्वांटिटी में अगर हमने दे दिया एनेस्थीसिया, तो क्या करेगा, वो आपकी पेन में रिलीफ पहुंचाएगा, ठीक है, मतलब उस पार्ट को थोड़ा सुन्न कर दिया, तो सुन्न कर दिया उसका मतलब क्या, आपका दर्द में थोड़ा आराम मिल गया, ठीक है ना, बहुत ईजी था ये समझना। अब आ जाता है एमनीशिया। एमनीशिया का मतलब होता है किसी की, तुमने सोचा होगा ना, मेमोरी लॉस हो गई, ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी, या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी चली जाती है किसी की, ठीक है, तो ऐसे करके एमनीशिया होता है कि वो चीज़ आपको याद नहीं है, चोट लगी है, ऐसे करके, ठीक है। और तीसरा हम एक और फॉर्म में दे सकते हैं, उसको बोलते हैं हम इमोबिलाइजेशन, ठीक है, ओके। तो ये 3 फॉर्म थी जिसमें हम क्या करेंगे, हम दे सकते हैं एनेस्थीसिया को, ठीक है। अब हमने क्या समझ लिया कि एनेस्थीसिया को हम कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ किस में हम करते हैं, वहाँ पेशेंट को ऑपरेट करने में, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब इसमें हम 2 टाइप के होते हैं एनेस्थीसिया। मैंने एक लोकल अभी यहाँ पे पढ़ा दिया था, और मैंने बता दोनों ही दिया है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, पहला तो हो गया हमारा लोकल एनेस्थीसिया होगा। लोकल एनेस्थीसिया हम किस में दे रहे हैं, जैसे भी कोई भी लोकल एरिया हो गया, ठीक है, जैसे किसी की नी में चोट लग गई, तो हमने वहाँ पे नी में एनेस्थीसिया लगा दिया, तो वो पार्ट हमने क्या कर दिया, सुन्न कर दिया वाला पार्ट, और जो भी हमें करना था काम में, स्टेजेस लगाने थे या कोई भी प्रॉब्लम थी, वो हमने कर लिया। अब जनरल एनेस्थीसिया की बात करेंगे, सेकंड है जनरल एनेस्थीसिया। तो जनरल एनेस्थीसिया में होता क्या है, जब सर्जरी के टाइम पे सर्जरी चल रहा है किसी बंदे का, तो मतलब एक डॉक्टर रहता है जिसको हम एनेस्थीसिया कहते हैं। वो क्या करते हैं, पूरा ही देखते हैं, ध्यान रखते हैं कि उसका बीपी, पल्स, सब कुछ अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि हम उसका पूरा बॉडी, पूरा मतलब पूरा उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो हम पूरा ध्यान रखना पड़ता है उनको कि सब कुछ स्टेबल है कि नहीं है, नहीं तो वो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। इसीलिए हमने एक मतलब होते हैं ना, एक हमने डॉक्टर बना दिया उस चीज़ का, एनेस्थीसिया देने के लिए, तो उसके बाद हम ऑपरेट कर सकते हैं। वो स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं, वो भी आगे आएंगे, ठीक है, आपको सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। अब हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ एक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, ठीक है, मतलब ये स्टेजेस एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। सबसे पहले आ जाता है हमारा एनाल्जेसिया, ठीक है, एनाल्जेसिया ओके। अब देखो एनाल्जेसिया के अंदर क्या रहता है, एक तो इसकी ड्यूरेशन अगर हम देखेंगे तो क्या रहेगा,
ज़्यादा कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा कॉन्शियसनेस कम हो जाता है, ठीक है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि आपको थोड़ा क्या रहेगा, आपको थोड़ी ऐसा लगने लग जाएगा याददाश्त सी जा रही है और या फिर नींद सी आ रही है, ऐसा कुछ होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और इसके अगर हम फिजिकल रिएक्शंस देखेंगे तो मैंने बताया ना कि याददाश्त सी जा रही थी, और थोड़ा डिजीनेस होने लग जाएगा, तो नींद नींद सा आना, चक्कर सा आना, ठीक है। थोड़ा सा साफ नहीं दिखेगा आपको, धुंधला टाइप का दिखेगा, ऐसा रहता है, ये रहता है एनाल्जेसिया के अंदर। नेक्स्ट हम आ जाएंगे एक्साइटमेंट। ये भी हमारा किसके अंदर आ रहा है, एनेस्थीसिया के स्टेजेस के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो एक्साइटमेंट में क्या रहेगा, इसमें हो जाएगा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। इसमें मतलब इससे ज़्यादा जो हमने एनाल्जेसिया पढ़ा था ना, इससे ज़्यादा इफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस और भी ज़्यादा लॉस होने लग गए, ठीक है। आईलिड्स रिफ्लेक्स होने लग जाएंगे, ठीक है। और अगर हम इसके फिजिकल रिएक्शंस की बात करें तो इसमें क्या रहेगा, जैसे कि अब मैंने बताया इससे ज़्यादा इसमें चीज़ें हो रही हैं, तो क्या रहेगा, थोड़ी जो सांस लेने वाली है ना, थोड़ा सा अनियमित, मतलब क्या बोलेंगे हम, थोड़ा सा मतलब इरेगुलर ब्रीथिंग होने लग जाएगी, ठीक है। और ऑटोनोमिक एक्टिविटीज़ थोड़ी ज़्यादा होने लग जाएंगी, इसमें चक्कर सा ज़्यादा आएगा, आंखें बंद हो जाएंगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, ठीक है। कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियस मतलब हो ही जाएगा पेशेंट, ऐसा, ठीक है। अब अगर बात करेंगे सर्जिकल एनेस्थीसिया की, तो ये तो सबसे ज़्यादा ही इफेक्टिव है। सर्जिकल एनेस्थीसिया है पूरी बॉडी, ठीक है। लॉस ऑफ आईलिड रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है, और मतलब पूरा अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट, ठीक है, समझ में आ गया। और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स हो जाएगा, मतलब पूरा बॉडी ने काम करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है, वो होता है सर्जिकल एनेस्थीसिया के अंदर, ठीक है। ठीक है, सर्जिकल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट आ जाएगा, इसमें चौथा दे रखा है मेडुलरी डिप्रेशन, ठीक है। ये सब पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, ठीक है। मेडुलरी डिप्रेशन, ठीक है। मेडुलरी डिप्रेशन में क्या आता है, अब देखो, डिप्रेशन ऑफ वाइटल फंक्शंस और रेस्पिरेटरी, ठीक है, मतलब सर्कुलेटरी फेलियर हो गया, ठीक है। अब क्या डिप्रेशन से ही समझ जाओ कि आपके जो बॉडी ऑर्गन्स है ना, वो डिप्रेशन में चले गए, ठीक है। मतलब अब ऐसा, ये ऐसा समझ लो कि एनेस्थीसिया को आपने बहुत ज़्यादा ही दे दिया है, जो बॉडी को मतलब झेल ही नहीं पाया है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अब जो भी जिसको भी दिया है ना आपने, वो इंसान ना सांस लेना बंद कर सकता है, ठीक है। और उसकी हार्ट बीट बंद हो सकती है, मतलब कि मान लो कि इसको हार्ट अटैक तक आ सकता है। तो वही चीज़ होती है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने पूरा ही जो भी फार्मेसी है, हमने उसमें क्या पढ़ा कि हम दवाइयों को किस क्वांटिटी में देंगे और क्या उसके फ़ायदे हैं और क्या उसके नुकसान हैं, हम वही चीज़ें पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ के अगर फ़ायदे हैं ना, तो उसके नुकसान भी है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, मेडुलरी डिप्रेशन में क्या रहा है, डिप्रेशन से ही आप समझ जाओ कि बंदा डिप्रेशन में चला जाएगा, उसका रिस्पिरेटरी फंक्शन है, सर्कुलेटरी फेलियर है, ये सब हो जा रहा है, ठीक है ना। ब्रीथ ले पा रहा है ना, हार्ट बीट चल रही है, तो बंदा मर गया ना। तो मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यही होता है कि हम किस क्वांटिटी में ले रहे हैं, इसीलिए डॉक्टर की ज़रूरत होती है ना। इसीलिए सर्जिकल एनेस्थीसिया कभी भी एनेस्थीसिया की एब्सेंस में नहीं दिया जा सकता, और कोई भी नॉर्मल डॉक्टर भी नहीं दे सकता है एक्चुअली, ये उसके लिए एनेस्थीसिया का होना ज़रूरी है, ठीक है। वो आप एथिक्स वगैरह उनके पढ़ेंगे ना, तो वो तब समझ में आएगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ओके। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन में है क्या, क्लासिफिकेशन में हम उन सब केमिकल्स के बारे में जानेंगे जो कि एनेस्थीसिया का काम कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इनहलेशन एनेस्थीसिया। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, इनहेल, इनहेल। एक मिनट पहले लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, तब आपको समझ में आएगा, थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इनहेलेशन, ठीक है, एनेस्थीसिया, ठीक है। आगे का ये छोड़ो। अब देखो, इनहेल करना, इनहेल का मतलब होता है सांस लेना, ठीक है। सांस लेने को हम बोलते हैं इनहेल। तो इनहेलेशन एनेस्थीसिया क्या रहेगा, हम सांस ले रहे हैं, ठीक है। सांस के थ्रू हम कोई चीज़ ले रहे हैं, वो चीज़ मतलब सूंघने के थ्रू, ठीक है। हम सूंघेंगे और हम क्या हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से कुछ बहुत सारी दवाई लिख रखी है, जैसे कि हो गया इन्फ्लुरैन हो गया, ठीक है। मैं मुँह से बता दूँ या फिर यहाँ पे लिख दें, चलो लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया फ्लूरेन हो गया, फ्लूरेन, ओके। नेक्स्ट वन इज डेसफ्लूरेन हो गया, ओके। नेक्स्ट है हेलोथीन हो गया, ओके। ये सारे कैसे हैं, इनहेलेशन एनेस्थीसिया हैं, ठीक है। और इसमें ईथर भी है, ठीक है, ईथर भी आ जाता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा इंट्रावीनस एनेस्थीसिया। अब देखो मैं बताती हूँ, ईजी हो गया। इनहेलेशन से हमने समझ लिया सांस के थ्रू ले रहे हैं। इंट्रावीनस का मतलब समझते हो, आईवी, आईवी शॉर्ट में बोलते हैं ना, इंट्रावीनस मतलब कि वीन के थ्रू ले रहे हैं हम, ठीक है, एनेस्थीसिया, ओके।
इंट्रावीनस का मतलब हो गया आईवी के थ्रू ले रहे हैं, मतलब हम इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम सुई लगा रहे हैं, सिरिंज सुई निडल के थ्रू, ठीक है, तो हम इंजेक्ट कर रहे हैं अपनी वीन्स के अंदर, उसके थ्रू हम जो भी चीज़ें ले रहे हैं हम उसको क्या बोलेंगे, इंट्रावीनस एनेस्थीसिया बोलेंगे। तो उसमें आ जाता है यहाँ पे देखो थियोपेंटोन सोडियम है, ये एनेस्थीसिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब सर्जिकल एनेस्थीसिया है ना, तो ये बहुत ज़्यादा सॉरी हाँ सर्जिकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है, तो हम ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स में, ठीक है। और हो गया ये हो गया एटोमिडेट हो गया, एडोमिटेट हो गया, ठीक है। थर्ड वन इज़ केटामाइन हो गया, ठीक है। और हमारा आ जाता है फेंटनाइल, ठीक है। और एक और होता है, आप बताइए आपको जो पता है, एक और होता है याद नहीं आ रहा, तो एक और होता है हमारा डायाजेपन, ठीक है। तो इस नाम की ये सारी चीज़ें आती हैं। अब लास्ट रहेगा हमारा गैसियस एनेस्थीसिया। अब हमने इनहेल किया था, गैसियस है। क्लोरोफॉर्म सुना है, नाइट्रस ऑक्साइड गैसियस एनेस्थीसिया में आता है, ठीक है। तो लास्ट है हमारा गैसियस एनेस्थीसिया, ठीक है। अच्छा सुन लो, राइटिंग समझ थोड़ी कम आ रही होगी। इसमें हमारा इम्पोर्टेंट है नाइट्रस ऑक्साइड, तो यही अकेला है, याद कर लेना इसे, क्योंकि जो चीज़ें कम होती हैं वो ज़्यादा आती हैं, ठीक है, तो हम इसको याद कर लेंगे नाइट्रस ऑक्साइड। ओके चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, अभी इसे इरेज कर देते हैं। तो अभी हमने पढ़ लिए थे रफली, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमको एग्जाम में लिखना भी है, थ्योरी भी लिखनी है ना, तो उतना समझ में आ गया, उतने से भी आप बहुत ज़्यादा बना के लिख सकते हो, बट अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिटेल में इनहेलेशन एनेस्थीसिया, ओके। अब इनहेलेशन एनेस्थीसिया मैंने बताया था कि सांस के थ्रू हम ले रहे हैं, तो सांस के थ्रू हम सूंघ के बताओ कि कौन सी चीज़ ऐसी है इससे बेहोश हो जाता है बंदा। मूवीज़ वगैरह में, सीरियल्स ड्रामास में देखा ही होगा आपने, तो कुछ याद आ रहा है, याद जिसे जिसे आ गया वो कमेंट सेक्शन में बता दो, ओके। तो मैं बता देती हूँ, चलो ठीक है। हम बात करें क्लोरोफॉर्म की, क्लोरोफॉर्म से याद आया ना, क्लोरोफॉर्म से जस्ट मतलब क्या करेंगे, वो एक ऐसे बोतल रहती है, डाला उन्होंने रुमाल पे और किडनैप कर लिया, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म एक इनहेलेशन एनेस्थीसिया है जिसको हमने सूंघ के बेहोश करा दिया, ठीक है। वो किस में आता है, क्लोरोफॉर्म आ जाता है हमारा हेलोथीन में, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना हेलोथीन, तो क्लोरोफॉर्म किस में आता है, ये आता है हेलोथीन में, ठीक है। देखो वैसे तो अगर तुमको थ्योरी और लिखनी है तो ऐसे करके हमको सिर्फ वही लिखना है। अब मैं आपको इसमें किस किस क्वांटिटीज़ में कैसे करके लेंगे हम, तो वैसे करके वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब देखो अभी हमने बात करें क्लोरोफॉर्म की, तो क्लोरोफॉर्म हम कैसे लेंगे, मान लो अब कितनी कॉन्सेंट्रेशन लेनी है, क्लोरोफॉर्म को हम लेंगे 2 से 3%, ठीक है। इतनी कॉन्सेंट्रेशन में लेना है, वो भी उसके साथ में ऑक्सीजन वेपर्स भी होने चाहिए, मतलब आपको ये अलग से मिक्स नहीं करना है, ठीक है, ये तो एनवायरनमेंट में है, ठीक है। 2 से 3% आपको क्लोरोफॉर्म लेना है और बंदा गेम ओवर, ठीक है, मतलब कि वो बेहोश हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे और हमने दूसरा पढ़ा था नाइट्रस ऑक्साइड पढ़ा था ना लास्ट में, याद आ रहा है कुछ, लास्ट में भी तो पढ़ा था नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड हमको कितना लेना है, देखो नाइट्रस ऑक्साइड हम कितना लेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड अगर हम लेते हैं 1 to 2% कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं नाइट्रस ऑक्साइड की, और साथ में ऑक्सीजन वेपर, ठीक है, ये सब भी रहेंगे, ठीक है, हेलोथीन वेपर्स और ऑक्सीजन वेपर्स रहेंगे, और नाइट्रस ऑक्साइड 1 से 2% लेंगे और बंदा बेहोश हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे आगे इनहेलेशन एनेस्थीसिया है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमने हेलोथीन पढ़ लिया, अब हम नाइट्रस ऑक्साइड को थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना है क्योंकि हमको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे लिख लेते हैं हम, नाइट्रस ऑक्साइड है ये रहा, देखो। अब नाइट्रस ऑक्साइड होता कैसा है, नाइट्रस ऑक्साइड थोड़ा सा मीठा सा होता है, ठीक है, स्वीटिश, ठीक है, थोड़ा सा मीठा सा होता है, ठीक है। और मतलब मीठा सा टेस्ट करके नहीं, हमको मतलब कभी कभी लगता है ना, जैसे आप चाशनी को कभी स्मेल करोगे तो आपको ऐसा लगेगा थोड़ी सी मीठी सी लग रही है बिना टेस्ट करे हुए, तो वैसे करके नाइट्रस ऑक्साइड अगर आप स्मेल करिए तो आपको स्वीट स्वीट सा फील होगा, ठीक है ना, है ना। और ये कैसी होती है, इन्फ्लेमेबल नहीं होती है, मतलब कि आग नहीं लगाएगी, और एक्सप्लोजिव भी नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि लाइट लग गया और ये ब्लास्ट हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर क्या बोलते हैं, मतलब ये ऑक्सीजन और ये सब मेंटेन करेंगे, तो ये सब हो गया, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे इंडिकेशंस देखेंगे, ज़्यादातर हम नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ करते हैं किसके अंदर, सर्जिकल एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो हम इसका यूज़ कब कब करेंगे, जैसे कि मान लो कभी थोड़ी बहुत चोट लग गई है, ठीक है, और जैसे मैंने नी का सिंपली एग्जांपल, आप अर्थराइटिस वगैरह का ले लो तो इंजेक्ट करके, मतलब ये तो आप ले रहे हो, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, तो तब कर सकते हैं। और जैसे मान लो कि फिजियोथेरेपी में कोई भी है तो तब आराम से कर लो, मतलब वही है कि थोड़ा बहुत इफेक्ट है, थोड़े बहुत पेन के लिए आप कर सकते हो इसका यूज़, ठीक है। तो हमने डोजेज अगर आपको कैसे लेनी है, अगर आपको डोजेज लेनी है, कितनी डोज आपको देनी है, तो आपको एटलीस्ट 30% देना है आपको नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन वेपर्स होने चाहिए, ठीक है। और आप मेनली 50% नाइट्रस ऑक्साइड ले सकते हैं, 50% ऑक्सीजन, ठीक है, इसकी प्रेजेंट मतलब, ठीक है, 50% ऑक्सीजन और 50% नाइट्रस ऑक्साइड, ऐसे करके फॉर्म में आप ले सकते हैं। मतलब कि आप इतना याद कर लो कि 30% टू 50% दे सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली ये अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में देखेंगे तो क्या करेगा, क्या क्या कर सकता है, आपको वोमिटिंग आ सकती है क्योंकि आप स्मेल कर रहे हो ना, ठीक है, तो आपको स्मेल क्या, आपको इंजेक्ट भी कर रहे हैं तो अब भी वोमिटिंग, ये तो वोमिटिंग, नोजिया, थोड़ी सी हो जाता है ना, जी मितलाना, नोजिया बोले तो जी मितलाना, ठीक है, तो नोजिया, वोमिटिंग, ये सब आपको हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे इसके थोड़े अफेक्ट कर जाता है, तो वो सब चीज़ें हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अभी हम आगे मूव करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रावीनस एनेस्थीसिया, ठीक है। इंट्रावीनस मैं बता चुकी हूँ क्या होता है, बताओ। इंट्रावीनस का मतलब मैंने बताया था आईवी देंगे, मतलब कि हम इंजेक्ट करें, इंजेक्शन के थ्रू देंगे, ठीक है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेट करेगा और फटाफट से इफेक्ट होने लग जाएगा। तो जो भी इंट्रावीनस एनेस्थीसिया होते हैं वो कितने टाइम में काम दिखा देते हैं, मतलब अपना काम कर देते हैं 12 से 20 सेकेंड्स में, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत जल्दी हो रहा है, इसीलिए इंजेक्शन के थ्रू बहुत जल्दी, मतलब क्या रहता है, ये पूरा सर्कुलेट हो जाता है पूरी बॉडी में और अपना काम कर देता है, ओके। तो ये 15 से 20 मिनट में काम, मिनट कह रहे हैं, सेकंड में, 15 से 20 सेकंड में अपना ही काम कर देगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये हम सर्जिकल मेथड्स में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर, अब देखो, अब ये किसे 2 स्टेज में काम करता है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड कैसे बोला है, अब मान लो हम इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं तो ब्लड सर्कुलेट करेगा और बॉडी में बहुत जल्दी इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा ही, मतलब पूरा डेड कर देगा, ऐसे मान लो, ठीक है, मतलब कि भी काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है सीएनएस ने। तो अब क्या करेगा, फर्स्ट पार्ट में क्या रहेगा, ये थोड़ा धीरे धीरे, और सेकंड स्टेज में जाके पूरा ही जो जिसको भी दिया गया है उसकी बॉडी पूरा ही काम करना बंद कर देगी। ऐसे करके 2 स्टेजेस में काम करता है, मतलब पहली बार में पूरा थोड़ा सा कम, मतलब इफेक्ट तो हो रहा है पर हुआ धीरे धीरे धीरे, हमने बॉडी 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 किया और लास्ट में जाके सीएनएस पूरा काम करना बंद कर गया, ठीक है। जैसे कि मान लो प्लेन को हाईजैक कर लिया हो, ऐसे करके आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें समझ में आ गया, दो टाइप से काम करते हैं, 2 स्टेजेस में, ठीक है। आप देखो इसमें भी दवाइयों के नाम दे रखे हैं कुछ, हम कौन कौन से एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, ठीक है, जो भी है इसके एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक कैटामाइन, ठीक है, कैटामाइन तो सुना होगा, कैटामाइन, ओके, कैटामाइन हो गया। और क्या होता है, मिथॉक्सी हेक्सीटोन भी हो गया, ठीक है, हेक्सीटोन ही है, मिथॉक्सी हेक्सीटोन हो गया, ठीक है, प्रोपोफॉल हो गया, प्रोपोफॉल सुना होगा, ठीक है, इटोमिडेट हो गया, ये सारे हो गए, ठीक है। थ्यूपेंटेन सोडियम, अभी हमने पीछे पढ़ा था, थ्यूपेंटेन सोडियम, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। और एक और होता है मेडाजोलम, ठीक है, मेडाजोलम भी बहुत यूज़ होता है, कैटामाइन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे, आपको हमें पढ़ना है मिथॉक्सी हेक्सीटोन पढ़ना है, ठीक है। मिथॉक्सी हेक्सीटोन क्या रहता है, इट इज़, मतलब ये सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है, जो डेंटिस्ट वगैरह होते हैं ना वो ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, दांत वाले डॉक्टर होते हैं ना, डेंटिस्ट, वो यूज़ करते हैं जब दांत की सर्जरी वगैरह चल रही होगी, ये सारा होता है। अब हमको किस किस क्वांटिटी में देना है, और इसमें एक मेन चीज़ ये थी कि इसकी ना हाफ लाइफ होती है। अब हाफ लाइफ किसकी होती है, आपने कभी देखा होगा कि हाफ लाइफ अगर दे रखी है, हाफ लाइफ का मतलब क्या है, जिंदगी, आधी जिंदगी। तो ये क्या करता है, ये उड़ जाता है, ठीक है। मैथोहेक्सीटोन होता है ना, मिथॉक्सी नहीं है, मैथोहेक्सीटोन होता है ना, वो उड़ जाता है, ठीक है। तो इसकी हाफ लाइफ हमको दे रखी है 6 मंथ्स, नहीं 6 मंथ्स नहीं होगा, 6 वीक होगा, ठीक है, 6 हफ्ते, ठीक है, 6 हफ्ते इसकी हाफ लाइफ होती है। और क्या बोलते हैं, और एक और है, ठीक है, इसकी 6 हफ्ते हाफ लाइफ हो गई। और अगर आपने खोल दिया, ठीक है, तो
3 घंटे कुछ ऐसे करके इसकी हाफ लाइफ होती है, ठीक है। तो हाफ लाइफ जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसे मान लो कि 6 वीक्स हो गया, ऐसे करके इसकी हाफ लाइफ होती है, ठीक है। समझ में आ गया। और मैंने आपको बता दिया कि ये सर्जिकली यूज़ किया जाता है, ठीक है। आउट पेशेंट्स में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर किस में यूज़ करते हैं हम, जो हमारे टूथ वाले होते हैं ना, ये सब। और अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या कर सकते हैं, आपको जैसे हिचकी आती है, ठीक है, हिक्कप्स आना हो सकता है, ठीक है। समटाइम्स डिप्रेशन भी हो सकता है। कौन सा वाला है, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन है, सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। हिक्कप्स आ रहे हैं, ठीक है, कफिंग हो रही है, ठीक है। और ब्रोंको स्पाज्म हो सकता है, ठीक है। जैसे मसल स्पाज्म होता है, वैसे ही एक मसल स्पाज्म का मतलब क्या रहता है कि मसल टाइट हो गई, टाइटनेस हो गई, वैसे ही ब्रोंको जो हमारा ब्रोंकाइटिस होता है ना, ब्रोंकाइटिस हो गया, ठीक है। इसको हम ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है इससे, ठीक है। तो जो हमारे ब्रोंकस है ना, उनमें क्या रह जाएगा, स्पाज्म हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसकी वजह से हो सकती हैं। समझ में आ गया। नाउ वी विल डिस्कस थियोपेंटल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं थियोपेंटोन सोडियम, ठीक है। बेसिकली इसका यूज़ हम बहुत शॉर्ट टर्म के मतलब शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि हमें छोटी मोटी सर्जरी करनी हो, किसी के फ्रैक्चर वगैरह हो गया हो और उसको थोड़ा सा स्टिचेस लगाने हैं, तो हम तब यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि ये ना जैसे 5 मिनट तक असर दिखाता है, बेसिकली 5 मिनट तक। देखो 5 मिनट में आप कितना ही क्या कर सकते हो, तो वही है। तो आप अगर, और इसकी साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर आप इस चीज़ को बार बार दोगे, जो थियोपेंटोन सोडियम, इसको बार बार देने से ना हार्ट को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, एंजिना पेक्टोरिस होता है ना, हार्ट में दर्द होना, ये सब हो सकते हैं। या फिर आपका जो ब्रोंकाइटिस वगैरह हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर ये डोज आप बार बार देते रहेंगे। तो हम इस चीज़ को बार बार नहीं दे सकते। और वैसे भी कोई भी मेडिसिन अगर आप बार बार यूज़ कर रहे हैं तो वो अफेक्ट करेगी आपकी बॉडी को, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें बॉडी के लिए बनी तो नहीं है, हम जबरदस्ती डाल रहे हैं वो सारी चीज़ें, तो अफेक्ट करती हैं, ठीक है। और अगर हम अब देखो, अब हम इसका बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब हम इसका यूज़ किस में करते हैं, हम जनरल एनेस्थीसिया में कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ना, छोटी मोटी सर्जरीज़ के लिए हो गई, कम टाइम की सर्जरीज़ के लिए हो गई, या फिर समटाइम्स इमरजेंसी है, ठीक है। इमरजेंसी में हम क्या करेंगे, इसे दे देंगे, तुरंत ये काम असर दिखाएगा अपना, और हमको बहुत छोटी सी सर्जरी कुछ करनी है तो वो हम कर देंगे, ठीक है। और अगर हम कभी भी हम थियोपेंटल दे रहे हैं तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि किसी को इस चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, ठीक है, या फिर कुछ उसको पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, तो हम तभी उसको देंगे। सारी उसकी कंडीशन, जो मेडिकल कंडीशंस हैं वो हम देख के तभी हम उसको देते हैं, ठीक है। नहीं तो मतलब जैसे अगर इसके साइड इफेक्ट्स देखें तो इसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारी हो सकती है, जैसे मैंने बताया ना, हार्ट अफेक्ट कर जाएगा, या फिर रिस्पिरेटरी जो आपका सिस्टम है वो अफेक्ट करेगा। मतलब कि ये इसका यूज़ हम कब करेंगे, जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ें की, किसी को फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, हमको कम टाइम के लिए कोई चीज़ करनी है, या फिर आप ब्रोंकोस्कोपी कर रहे हैं, ठीक है, लेरिंगोस्कोपी कर रहे हैं, ये सब के टाइम पे हम थियोपेंटल का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आप इसके डोजेस की बात करेंगे कि हम डोजेस किस टाइप से लेंगे, तो डोजेस देखो ऐसे हैं, हम इसको लेंगे 0.5 to 1 ग्राम्स हम ले सकते हैं, ठीक है। पाउडर्ड फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है, और 2.5% सॉल्यूशन मिला लेंगे, ठीक है। ये क्या बन गया, हमारा आईवी एनेस्थीसिया बन गया, ठीक है। समझ में आ गए। 0.5 ग्राम्स लेंगे 2.5 सॉल्यूशन में, ठीक है। समझ में आ गया, अब समझ में आ गया आपको, बस यही था, समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, आगे आ जाएगा हमारा केटामाइन, ओके। तो गाइज अभी हमारे कुछ इसमें रह गए हैं, केटामाइन रह गया है, ठीक है, इटोमिडेट हो गया, रह गया है, और हमारा लास्ट रह गया है जो हमारा टॉपिक है वो है गैसियस एनेस्थीसिया। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है, आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे फिर से, ओके। उसके बाद में हम बारबिट्यूरेट्स वगैरह पढ़ेंगे, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, देन लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ जो बेल आइकन दे रखा है ना वो भी प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आएगा तो आपको जल्दी पता चलेगा, ओके। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप यू लाइक द वीडियो, और पढ़ते रहिए, चलिए बाय बाय।